हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आपने अभी तक लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के पेपर के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके प्रीवियस 2 ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करवाऊंगी। और आप सभी को मैं बता देती हूँ कि इग्नू के अंदर जो ये ग्रामर वाला पैटर्न होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बार बार रिपीट होता है। तो अगर आप कुछ ग्रामर के टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे तो भी आप अपने BEGLA 137 के अंदर काफी अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। वीडियो के अंदर हम दोनों पेपर्स को इन डिटेल अच्छे से सॉल्व करेंगे। और मुझे बताया है कि एग्जाम के अंदर इसमें से एक ना एक 2 4 6 क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो कि आपको एग्जाम के अंदर अराउंड 80 to 90 मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक BEGLA 137 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कहीं से भी कुछ भी मटेरियल परचेज नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पे जा सकते हैं और अपना जो गेस्ट पेपर है BEGLA 137 का यहाँ पे सर्च करके इसको परचेज कर सकते हैं फॉर योर जून एग्जामिनेशन। बाकी अगर आप इससे वेबसाइट से परचेज नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9580023321। दिस इज द नंबर जो कि आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये जून एग्जामिनेशन के लिए पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे, लेकिन जब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जो पुराने वीडियोस हैं BEGLA 137 के उनको भी देख लेंगे ताकि आपकी कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वहां से आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। ओके, सो नाउ देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है वो पैसेज का आता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज क्या है कि पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है, अगर उससे जुड़ी हुई कुछ टिप्स हमको मिल जाती हैं तो हमारे लिए पैसेज को सॉल्व करना इजी हो जाता है। लेकिन पैसेज के बारे में बात मैं लास्ट में करूंगी, पहले मैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाऊंगी। ओके, सो यहाँ पे आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको 150 वर्ड्स में करने हैं। सेम यहाँ पे भी इधर आपके एसोनेंस, राइम, ओनोमेटोपिया, एलिट्रेशन गिवन है। यहाँ पे होमोफोन्स, मेटोनिमी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन गिवन है। ये हम 8 कर लेंगे, इनमें से ही एक आधा आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। सो सबसे पहले जो हमारा है वो कौन सा है, एसोनेंस। सो नाउ यहाँ पे देखो, मैं आपको ना एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। एक सेंटेंस समझो, द रेन इन स्पेन। क्या सेंटेंस है हमारा, द रेन इन स्पेन stays mainly in plain, PLAIN। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो AI का साउंड है वो रिपीट हो रहा है ना। AI इज इन द रेन, इट इज ऑल्सो इन द स्पेन, मेनली में और प्लेन में। तो 4 टाइम्स क्या देखा मैंने कि AI का साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्या समझ गई हूँ कि एसोनेंस क्या है। एसोनेंस एक तरीके का हमारा पोएटिक डिवाइस है। ओके, सॉरी, एसोनेंस क्या है, हमारा एक तरीके का पोएटिक डिवाइस है जिसके अंदर जो सेम वोवल साउंड है वो नियर बाय वर्ड्स में रिपीट होती है। ठीक है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक राइम, एक म्यूजिकल इफेक्ट और पोइट्री के अंदर ब्यूटी लेकर आने के लिए, ठीक है, किस लिए, एक राइम क्रिएट करने के लिए, एक तरीके का म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इसको पोइट्री में यूज किया जाता है। अब राइम में क्या होता है कि राइम से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एसोनेंस जो है आपका, एसोनेंस जो है वो मेनली फोकस करता है वॉवल के साउंड्स पे, नॉट ऑन द होल वर्ड। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम राइम, क्योंकि ये एक पूरे वर्ड पे फोकस नहीं करता, ये वॉवल साउंड पे फोकस करता है। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, गो एंड मो द लॉन, LAWN, लॉन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लॉन्ग वॉवल साउंड ऑफ ओ, लॉन्ग वॉवल
साउंड ऑफ ओ आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो पॉइंट्स जो है एसोनेंस का यूज करते हैं सो दैट जो लाइंस हैं वो उन्हें कैसी लगे दोस्तों, प्लीजेंट बन जाए उनकी लाइंस मेमोरेबल बन जाए। ठीक है, और जो भी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो निकल कर सामने आते हैं। एसोनेंस कॉमनली हम क्या देखते हैं कि पोएम्स में, सॉन्ग्स में, इन सब में यूज होता है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस। देन हमारा जो दूसरा है वो राइम है। राइम क्या है, तो इट इज अ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स एट द एंड ऑफ द वर्ड। राइम। ओके, अगले पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप एक एक को अच्छे से समझ लो, इसमें से ही एग्जाम में एक आधा शॉर्ट नोट आपको देखने के लिए मिल जाएगा और पुरानी वीडियोस में काफी कुछ ऑलरेडी कवर्ड है। सो राइम क्या है, रिपीटिशन। राइम इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, सिमिलर साउंड्स का रिपीटिशन, बट कहां पे, एट द एंड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के एंड में सेम साउंड का रिपीटिशन इज राइम। स्पेशली हम इसे पोइट्री में देखते हैं। अब इसका यहाँ पे जो मेजर बेनिफिट हमें देखने के लिए मिलता है दैट इज म्यूजिकल क्वालिटी। ठीक है, क्या, म्यूजिकल क्वालिटी हमें देखने के लिए मिलती है और उसको इजी टू रिमेम्बर बना देता है। राइम का एक मेजर बेनिफिट क्या है कि वो इजी टू रिमेम्बर बना देता है। तो राइमिंग वर्ड्स यूजुअली हैव द सेम एंडिंग साउंड। फॉर एग्जांपल, इफ आई से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सो दिस इज अ राइम। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार एंड एट द एंड हमने क्या देखा, आर देखा, तो वर्ड स्टार और आर यहाँ पे राइम कर रहे हैं। और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कैट और हैट। तो राइम का क्या मेजर जो एक फोकस है वो क्या रहा यहाँ पे, आपको क्या समझ में आया कि जो राइम है वो रिदम लेकर आता है। राइम रिदम लेकर आता है, पोइट्री के अंदर ब्यूटी क्रिएट करता है, पोएम्स को मोर इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल बनाना इसका काम है। राइम के काफी सारे जो आपके टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं दोस्तों, टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि परफेक्ट राइम, इंटरनल राइम और आपका एंड राइम। एंड राइम सबसे ज्यादा कॉमन होता है बिकॉज वो लाइंस के एंड में आता है। एंड राइम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राइम और जो एंड लाइन के एंड पे आता है। सो इन शॉर्ट, राइम इज एन इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस दैट इम्प्रूव्स द साउंड, फ्लो एंड मेमोरेबिलिटी ऑफ द पोएम्स एंड द सॉन्ग्स। सो सिंपल है, दो हम समझ गए, एसोनेंस हमें याद हो गया, राइम हमें याद हो गया। आपको क्या करना है कि वीडियो से ही एक ही बारे में सब कुछ याद कर लेना है, तो आपको चीजें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी और फिर आप अगली वीडियो पे भी फोकस कर सकते हो। सो नाउ वी हैव अनदर वन, ये है आपका ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो इमिटेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल साउंड को। ओके, यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इमिटेट्स द नेचुरल साउंड, इन शॉर्ट हम इसको क्या समझ सकते हैं, इमिटेट्स द नेचुरल साउंड, किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है वो, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी एनिमल का हो सकता है, किसी भी एक्शन का हो सकता है। तो इसका मेजर बेनिफिट क्या है, इसका मेजर बेनिफिट ओनोमेटोपिया का हम जानेंगे कि ये क्या कर रहा है कि सेम जो साउंड है जो उसको पूरा इमिटेट करना, एग्जैक्टली इमिटेट करना। जैसे कि अगर कहीं पे किसी क्लॉक की बात हो रही है तो वहां पे टिक टॉक लिख देना, है ना। अगर बीज की बात हो रही है तो हम लिख देंगे द बीज वर बजिंग। कैट की बात हो रही है द कैट्स वर मियोइंग। तो ये सारे हम क्या कर रहे हैं, उनकी जो रियल साउंड्स हैं हम उसे इमिटेट कर रहे हैं। ओके, सो मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, onomatopoeia is a literary device in which a word imitates the natural sound of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल साउंड, सेम साउंड यहाँ पे इमिटेट हो रहा है, किसी एनिमल और एक्शन का भी हो सकता है। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये रीडर्स को हेल्प करते हैं कि हम यहाँ पे उस साउंड को क्या कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं क्लियरली।
और राइटिंग भी थोड़ी सी क्या कैसी लगती है, जो राइटिंग होती है वो रियलिस्टिक और विविड हमें लगने लग जाती है, जिसमें आप एग्जाम्पल्स दोगे। एग्जाम्पल्स, some of the examples of onomatopoeic words: buzz, that is your sound of the bees; meow, जो sound of cat है; bang, bang क्या है, किसी explosion का sound है; टिकटॉक आपके क्लॉक का साउंड है। तो ये आप सिंपल से सेंटेंसेस बना के भी आप इसमें लिख सकते हो, उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पोइट्स और राइटर्स जो है ओनोमेटोपिया का यूज करते हैं साउंड्स को क्रिएट करने के लिए, डिस्क्रिप्शंस के लिए। मतलब कि जो आपकी पोइट्री है या जो भी राइटर्स हैं जो कहानियां लिख रहे हैं, उनका मेन मुद्दा रहता है कि वो डिस्क्रिप्शन को लाइवली बनाना चाहते हैं। ठीक है। ओनोमेटोपोइक डिवाइसेस का यूज करने का जो एक मेजर बेनिफिट है वो यही है कि रीडर जो है वो एक्शंस के साथ क्लोजर फील करता है, एंड जो हमारी सेंस ऑफ हियरिंग है उसके साथ ये एक बहुत अच्छा अपील करते हैं। सो ओवरऑल इट इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस, वी कैन से दैट। और अ डिवाइस जो लैंग्वेज को क्या बना रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेसिव बना रहा है, उसको इंटरेस्टिंग बना रहा है। देन वी हैव एलिट्रेशन एंड इट इज द मोस्ट कॉमन लिटरेरी डिवाइस। आप लोगों ने कभी हिंदी पढ़ी होगी तो इसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। और इसका जो एक कॉमन एग्जाम्पल जो मैं हमेशा ही शायद अपनी सारी वीडियोस जब भी मैंने बनाई होंगी इससे रिलेटेड और ये वर्ड आया होगा, तो यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है, शी sells seashells on the seashore. Okay, एक ये रहा एग्जाम्पल। One more example I can give. This is your Peter Piper picked a peck. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Now you can clearly see जो sounds हैं they are repeating. कौन कौन से sounds repeat हो रहे हैं? यहाँ पे आपका S जो है वो continuously आप देख सकते हो repeat हो रहा है। यहाँ पे आपका P repeat हो रहा है, not in off. Okay, so pickle और peppers. तो alliteration एक ऐसा literary device है जिसके अंदर हमें same कॉन्सोनेंट, ओके, सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो कहाँ पे? एट द बिगनिंग, एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द नियर बाय वर्ड्स वी कैन सी सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। इससे जो हमारी राइटिंग है वो बन जाती है दोस्तों म्यूजिकल, वो बन जाती है अट्रैक्टिव और बन जाती है मेमोरेबल। ओके, सो राइटर और पोइट्स जो है वो इसका यूज करते हैं रिदम क्रिएट करने के लिए, सेंटेंसेस को बहुत अपीलिंग बनाने के लिए। एलिट्रेशन जो है हेल्प करता है कि आप फ्रेजेस को इजीली क्या क्या कर पाते हो, मतलब दिमाग में रिमेंबर उनको कर पाते हो। लैंग्वेज की ब्यूटी के लिए हेल्पफुल है। नाउ ये वाले चार हो गए हमारे, याद हो गए आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, अगले चार करते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड ऑल्सो डिफरेंट स्पेलिंग। यानी कि सेम साउंड होती है लेकिन जो स्पेलिंग होती है दो वर्ड्स की वो क्या हो जाती है आपकी, डिफरेंट हो जाती है। अभी एग्जांपल्स दूंगी तो समझ आ जाएगा। ओके, सो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल FLOWER फ्लावर, FLOUR फ्लावर, C, okay, the spelling is different but the sound, the pronunciation is same. These are homophones. So homophones are the words that sounds the same but have different meanings and spellings. So these words can sometimes create confusion in speaking or writing if not used correctly. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको क्या करोगे, करेक्टली यूज करोगे, नहीं तो ये क्या कर देता है लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा भी वर्ड है जो हर कोई मतलब गलत टाइप करता है, मोस्टली हमने देखा है। एक वर्ड होता है मूवमेंट्स और एक वर्ड होता है मूवमेंट्स।
ठीक है, जबकि ये होमोफोन की कैटेगरी में नहीं आता, बट स्टिल लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, ऐसा हमने देखा है बहुत बार, है ना। तो ये चीज है कि कंफ्यूजन तो रहता है, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम होमोफोन्स के वर्ड्स को वाइल स्पीकिंग और राइटिंग हम उन्हें करेक्टली यूज करेंगे, इससे जो हमारी वोकैबलरी है और जो वर्ड के मीनिंग्स है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सी द सी, सो बोथ वर्ड साउंड अलाइक बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। ये सब पता है क्या है, ये सारा जब आप शॉर्ट नोट लिखोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। मैं चाहती तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ पूरा नोट भी दे सकती थी, उसमें से सिर्फ रीड करके बता सकती थी, बट मैंने चूज किया कि मैं आपको चीजें एकदम आसान भाषा में समझाऊं कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएं और फिर आप खुद से ही अपना शॉर्ट नोट लिख सको। ओके, सो ये एक हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि एक सेंटेंस है आई वॉन्ट टू सी द सी, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दोनों वर्ड्स हैं एक जैसे लगते हैं बट उनका मीनिंग डिफरेंट है। तो राइटर्स होमोफोन्स को जोक्स में, रिडल्स में, पोइट्री, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, वर्ड प्ले करने के लिए यूज करते हैं। homophones को पढ़ना is also very important, like if you want to improve your spellings and if you want to improve your communication skills, then you can use homophones. Thus homophones are the words with similar pronunciation but different meanings. Now अगला जो है वो है हमारा मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या है? ओके, सो ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है, फॉर मी ऑल्सो। अभी तक शायद ये लास्ट ये नहीं हमने देखा कभी भी प्रीवियस ईयर में, कुछ न्यू चीज ही है बट इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। द वाइट हाउस, द वाइट हाउस अनाउंस्ड न्यू पॉलिसी। जो व्हाइट हाउस है उसने एक नई पॉलिसी अनाउंस की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बिल्डिंग ने अनाउंसमेंट कर दिया। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है या फिर जो यूएस गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया। जैसे ही अगर हम लिखते हैं द क्राउन मेड सर्टेन डेक्लेरेशन, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, द क्राउन। तो द क्राउन का मतलब क्या है कि वो जो क्राउन उन्होंने सर पे बना हुआ है वो नहीं ना। सो तो इनडायरेक्ट मीनिंग है वो क्या है कि वो किंग या क्वीन की बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस होता है एंड ये हमें सूट करता है, द पेन इज माइटियर। जो पेन होता है वो स्वॉर्ड से ज्यादा ताकतवर होता है, जो तलवार होती है। ओके, तो मीन्स नॉलेज इज मोर पावरफुल देन वेपन। ठीक है, तो समझे क्या चीज यहाँ पे क्या निकल के सामने आती है कि मेटोनमी एक इस तरीके का लिटरेरी डिवाइस है जहां पे हम देखते हैं कि वन वर्ड या फिर वन नेम, वन वर्ड और नेम इज यूज्ड, उसको यूज किया जाता है, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ another closely related thing. Okay, तो इन प्लेस ऑफ अनदर क्लोजली रिलेटेड थिंग एक वर्ड या एक नाम को यूज किया जाता है, जो कि हम मेटोनिमी में देखते हैं, जो आपने एग्जाम्पल्स के साथ सीख लिया। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ नेमिंग समथिंग, उससे रिलेटेड एक टर्म, द व्हाइट हाउस एक टर्म है, द क्राउन एक टर्म है, उससे रिलेटेड एक टर्म को यूज करके उस वर्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो दिस डिवाइस मेक्स लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्रेसिव। तो राइटर्स मेटोनिमी का यूज करते हैं टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमेजेस, राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। बट जो मेटोनिमी है वो हम मेनली कहाँ पे देख पाते हैं, तो इट वॉज कॉमनली फाउंड इन द लिटरेचर। ठीक है, लोगों की जो स्पीचेस होती हैं वहां पे, और जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे हम देख पाते हैं। तो मेटोनिमी एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है।
लेट्स सी कि हमारा अगला कौन सा है। मेटोनमी के बाद है हमारे पास मेटाफर। तो मेटाफर में क्या होता है कि वन थिंग को डायरेक्टली अनदर से कंपेयर किया जाता है। ओके, तो वन थिंग इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू अनदर। ओके, सो लाइक और एज का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं टाइम इज मनी, ये मेटाफर है क्योंकि मैंने क्या करा है, उसको डायरेक्टली कंपेयर कर दिया है। अगर मैंने बोला द क्लासरूम वॉज अ जू, यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, डायरेक्टली कंपेयर कर दिया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो कि जो क्लासरूम है इट वॉज वेरी नॉइजी एंड डिसऑर्डरली पूरा था। और टाइम इज मनी का मतलब क्या है कि जो मनी है ये दिखाने के लिए दैट मनी इज वैल्यू, सॉरी टाइम इज वैल्यूएबल मोर देन मनी। तो मेटाफर्स का यूज होता है आइडियाज को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने के लिए, बट सिमिलीज से ये अलग होते हैं। ठीक है, सिमिलीज भी आ सकता है एग्जाम में। सिमिलीज के अंदर भी दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, बट वहां पे लाइक और एज जैसे जो वर्ड्स होते हैं इनका यूज करके किया जाता है। एंड फाइनली हमारा लास्ट है जो सबसे आसान है, सिंपल सी चीज है, ये है पर्सोनिफिकेशन, जहां पे ह्यूमन क्वालिटीज जो होती हैं। ओके, पर्सोनिफिकेशन इन हिंदी मीन्स मानवीकरण। ओके, सो मानवीकरण में क्या होता है कि जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं वो एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, नेचुरल थिंग्स को दी जाती हैं। ठीक है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, द सन स्माइल्ड एट अस, सन ने हमारे साथ स्माइल किया, हमारे साथ हंसा, मतलब उसको लाइक ह्यूमन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो जो भी हमारे राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं ताकि वो कहानियां, पोएम्स को और इंटरेस्टिंग बना सकें। और ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो लाइफ और इमोशन लेकर आता है राइटिंग के अंदर, और रीडर्स की हेल्प करता है टू इमेजिन द सीन्स मोर क्लियरली। ओके, सो देखो इसका जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि 20 मार्क्स का हमारा प्रिपेयर हो गया। यहाँ से अब हमारे 20 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इन सेंटेंसेस के अंदर हमें फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल है ना? सिंपली आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। हर एक सेंटेंस को हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे। जो भी चीजें हमें डिटेल में करनी थी वो हमने कर ली है। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। द रिवर स्नेक्स इट्स वे थ्रू द माउंटेन, द रिवर स्नेक्स इट्स वे। तो रिवर को यहाँ पे स्नेक से कंपेयर किया गया है, लेकिन हमें लाइक और एस जैसे वर्ड्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। सो द आंसर हियर इज मेटाफर। ओके, बिकॉज द कंपैरिजन इज मेड विदाउट यूजिंग लाइक और एस। अगला है ही इज स्किल्ड एट ट्विस्टिंग अनदर पर्सन्स आर्म। तो यहाँ पे भी ये क्या है, हमारा मेटाफर है। ऑल्सो यहाँ पे हमें ये जो हमारे ईडियम्स होते हैं ना, ईडियमेटिक एक्सप्रेशन है ये एक तरीके का। जो फ्रेज है ये ट्विस्टिंग अनदर पर्सन्स आर्म, इसका मतलब होता है कि आप फिजिकली किसी के आर्म को नहीं ट्विस्ट कर रहे हो, आप उसे परसुएड कर रहे हो, उसे फोर्स कर रहे हो टू डू समथिंग। देन वी हैव आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर हैं हम उनको रीड नहीं कर रहे, उनकी जो राइटिंग्स हैं उन्हें रीड कर रहे हैं, नॉट द पर्सन हिमसेल्फ। सो ऑथर का नेम यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ हिज राइटिंग, उसकी राइटिंग की जगह पे विलियम शेक्सपियर की यहाँ पे बात हो रही है। तो सिंपल है, ये कौन सा है हमारा मेटोनिमी। समझ रहे हो कि जब हमने एक क्लोजली रिलेटेड थिंग को ले लिया इंस्टेड ऑफ जो हमें मेन हमारा टॉपिक था। Then we have he is brave as lion. So in this we have simile. A comparison is made using as. So it suggests that the person is very brave. Finally, my words fly up, my thoughts remain below. मेरे शब्द ही उड़ गए। तो यहाँ पे वर्ड्स को मैंने क्या दे दी है, एक ह्यूमन एबिलिटी दे दी है। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम में ना, पर्सोनिफिकेशन का, सिमिली का एक एक तो जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है,
बाकी के दो जो होंगे थोड़े से 2-3 कंफ्यूजिंग होंगे, बट सिमिली का और पर्सोनिफिकेशन का आप इजीली पता कर लोगे। मेटाफर और मेटोनिमी भी आप इजीली पता कर लोगे, है ना। अभी और भी इस तरीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। दे पॉइज एंड रन लाइक पफ्स ऑफ विंड्स दैट पास। तो यहाँ पे क्या है, लाइक यूज हो रहा है। दे पॉइज एंड रन लाइक, तो लाइक में आपका क्या हो जाता है, सिमिली हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लाइक विंड से उसे कंपेयर किया गया है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी। तो यहाँ पे आपका एक नया जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हम देखते हैं, और वो है एंटीथीसिस। ओके, एंटीथीसिस में क्या होता है कि दो अपोजिट आइडियाज को जब एक साथ प्रेजेंट किया जाता है तो वहां पे होता है आपका एंटीथीसिस। ठीक है, तो दो अपोजिट आइडियाज यहाँ पे आपके कौन से हैं, एक टू बी और एक नॉट टू बी। एक कॉन्ट्रास्ट जब आप देख रहे हो, एक कंफ्यूजन जब आपकी यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, तो ये है आपके एग्जिस्टेंस को लेकर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस हो जाएगा। अगला है द ओवल रूम वॉज द सोर्स ऑफ वाटर गेट। द ओवल रूम यूज टू रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंट और द यूएस के लिए वर्ड यूज होता है। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मेटोनिमी। ठीक है, द ओवल रूम इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंट और द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा सेंटेंस आपका एक तरीके से मतलब बन सकता है, मतलब ओवल रूम जो शब्द है वो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल रूम की बात नहीं हो रही, एक रिलेटेड प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ रियल सब्जेक्ट। आई मेक हिम ईट हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे मेटाफर। ठीक है, द फ्रेज ईट हिज वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि आप लिटरली वो अपने शब्दों को खा रहा है। इसके बाद फाइनली हमारे पास जो लास्ट है ये है आपका पैराडॉक्स। कैसे, एक्सेस ऑफ सेरेमनी शोज वांट ऑफ ब्रीडिंग। पैराडॉक्स, द सेंटेंस एक ऐसा आइडिया दिखा रहा है जो आपके लिए काफी ज्यादा कॉन्ट्रेरी है। मतलब कि टू मच जो पोलाइटनेस होती है, सेरेमनी जो होती है, टू मच पोलाइटनेस actually show lack of good manners or upbringing which carries a deeper truth. Now अब हम चलेंगे हमारे मॉडल वर्ब्स पे। ठीक है, मॉडल वर्ब्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इनको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको करना। सो मे बी का हो जाएगा आपका पॉसिबल। ओके, शुड बी क्या होता है, ऑलमोस्ट सर्टेन जो चीजें हैं उधर आपका शुड बी लगेगा। देन नीड टू, यू नीड टू डू, लाइक यू नीड टू डू दिस, तो ये यहाँ पे आपकी नेसेसिटी दिखाई गई है, मतलब आपकी जरूरतमंदी दिखाई गई है। देन कांट बी का हो जाएगा समथिंग विच इज नियरली इम्पॉसिबल। एंड फाइनली हमारे पास बचेगा मस्ट बी, यानी कि आप ऑब्लाइज्ड हो। जब आप किसी के लिए ऑब्लिगेशन शो करोगे तो वहां पे आपका क्या शो हो जाएगा, आपका मस्ट बी शो होगा। फिर सेम और भी है, ये भी कर लेते हैं। विल बी का यूज होता है जो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं, एक्शंस इन फ्यूचर को दर्शाने के लिए। कुड बी का यूज होता है फॉर समथिंग्स विच आर पॉसिबल। और टू बी आपका प्रोबेबिलिटी के लिए है। देन वी हैव वुड हैव टू, यानी कि डिड नॉट हैपन बट विश इट हैपेंड, हुआ तो नहीं बट विश इट हैड हैपेंड। शुड हैव टू यानी कि डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, पास्ट की जब बात होती है। ओके, फिर हमारे पास अगले हैं जिसमें हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पे हम वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे। पहला है द डैश ऑफ ऑल हिज सेंटेंस इज वेरी क्लमजी। डैश ऑफ, कंस्ट्रक्ट का आपका क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज ऑल सेंटेंसेस इज वेरी क्लमजी। फिर हमारा जो नेक्स्ट है ये क्या है, जनरली। ठीक है, जनरली द ओरिएंटेशन प्रोग्राम वॉज वेल प्लान्ड। तो ये हो गया आपका जनरली। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये बहुत ही फेमस फ्रेज है जो कि हम जानते हैं। और फिर है आपका चेयर वाला, एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग द डेस्क समराइज द मेन पॉइंट। द चेयरमैन भी हो सकता है और आपका चेयरपर्सन भी यहाँ पे हो सकता है। देन वी हैव इफ यू वांट टू लूज द वेट यू मस्ट एक्सरसाइज।
यू मस्ट एक्सरसाइज, आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा फेथफुली, इफ यू वांट टू लूज द वेट यू मस्ट एक्सरसाइज फेथफुली। इसके बाद यहाँ पे आपके कुछ ईडियम्स गिवन है, ध्यान से देखिए ईडियम्स भी आते हैं। पहला क्या है आपका, ये सारे मैं आपको समझा देती हूँ। एक है बिगर फिश टू फ्राई, फिर है आपका गो द एक्स्ट्रा माइल, एट द 11th आवर विल गूज चेस टर्न द डेफ, काफी इंटरेस्टिंग है। सो पहले में आ जाएगा हमारा ही वॉज विलिंग टू डैश फॉर हिज ट्रू लव सुहानी, ही वॉज विलिंग टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर हिज ट्रू लव, लाइक ही इज रेडी टू मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट, जो उससे एक्सपेक्ट नहीं भी किया गया वो यहाँ पे वो भी करने के लिए तैयार है। प्लीज डोंट बॉदर मी विद एनी कॉल्स, आई हैव, क्या आएगा यहाँ पे बिगर फिश टू फ्लाई, ठीक है, और सॉरी फ्लाई नहीं फ्राई, बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि टू हैव मोर इम्पॉर्टेंट वर्क और मैटर्स टू डील विद, जब हमारे पास और भी दूसरे काम होते हैं करने के लिए। कैचिंग टू क्रिमिनल्स एट द बिजी रोड इज नो लेस देन अ वाइल्ड गूज चेज, यानी कि एक यूजलेस और होपलेस सर्च है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं एक बिजी रोड पे, दो क्रिमिनल्स को ढूंढना इज लाइक अ वाइल्ड गूज चेज। Then we have he reached the railway station at the 11th hour. At the 11th hour का मतलब क्या होता है, 11 बजे नहीं, at the 11th hour का मतलब होता है at the last possible moment, just in time, एकदम जभी जभी पहुंचे। Finally, her mother always complained of her study, but she always turned a deaf ear. She always turned a डेफ ईयर टूवर्ड्स दैट, यानी कि वो हमेशा उस चीज को रिफ्यूज करते रहे, उस चीज को उन्होंने नहीं सुना। अब हम यहाँ पे ये वाले सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेंगे जिसमें हमें वर्ड्स को करेक्ट फॉर्म वर्ड्स का यूज करना है। द डैश बॉय फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन, सो वी हैव द बोस्टफुल बॉय फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन। प्लीज शॉर्टन योर मीटिंग एंड कम होम, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली घर आओ। द पेशेंट इज seriously ill, the patient is seriously ill, then we have cheerfully, तो ये हमें थोड़ा easy लग रहा है देखने में, इस टाइप का आएगा तो आप easily कर पाओगे। and Desmond dash gave up his seat to old lady in the bus, डेस्मोंड क्या आ जाएगा यहाँ पे काइंडली आ जाएगा, काइंडली इसमें फिट करेगा, आई थिंक इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, द ग्रजली भी हो सकता है ना, ओल्ड लेडी को उसने दिया था, बट जनरली यहाँ पे काइंडली हो सकता था। अब हम देखेंगे कि एप्रोप्रिएट ईडियम्स वाला है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और एक है हमारा क्या कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, डेविल्स एडवोकेट, द कोल्ड शोल्डर, मिस द बोट, ये सारे क्या है हमारे ईडियम्स हैं। सो राहुल डैश एंड डिड नॉट एनरोल वाइल देयर वॉज डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राहुल मिस्ड द बोट, राहुल मिस द बोट, यानी कि उसने जो एक एडवांटेज था, ठीक है, जो एडवांटेज था वो उस एडवांटेज को नहीं ले पाया और जो अपॉर्चुनिटी थी वो उसकी मिस हो गई, तो डेट इज मिस द बोट। इसके बाद अगला है दे गेव सोहन द डैश एंड डिनाइड इनविटेशन टू लंच, दे गेव सोहन द कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है टू इग्नोर और ट्रीट समवन, एक किसी को अनफ्रेंडली तरीके से ट्रीट करना। टेलिंग अबाउट स्टॉक्स टू फ्रेंड इज लाइक प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, क्या आ जाएगा यहाँ पे इज लाइक प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, यानी कि इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग और प्रेजेंट अ कॉन्ट्रेरी व्यू फॉर डिस्कशन। गेटिंग लेटेस्ट आईफोन, ये तो सिंपल है और ये आजकल की जो जनरेशन है उसका मतलब एक बहुत ही बड़ा खर्चा है,
तो गेटिंग एन आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. लूजिंग अ क्लरिकल जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कि समथिंग जो आपको शुरू में बुरी लगती है बट बाद में अच्छी साबित होती है. So this is blessing in disguise, and we feel that we always receive some kind of blessings in disguise. Now let's move forward to the articles वाला question जो एग्जाम में आता है और बहुत ही इजी है. इसको तो ऐसा 5 मिनट में हम कर देंगे क्योंकि हमें आर्टिकल्स के बारे में पता है. ए एंड द के बारे में इतना एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी. सो ही गेव मी अ पेन एंड एन इंक पॉट बिकॉज आई इज योर वॉवल. गोल्ड इज अ येलो मेटल. डैश आर्टिस्ट पेंटेड दिस पिक्चर. तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन आर्टिस्ट पेंटेड दिस पिक्चर. दिस इज आईबैक. सो आईबैक्स, दिस इज एन आईबैक्स. और एमबीए से पहले एन आता है, ध्यान रखना. सो एमबीए इज अ डिग्री एंड उससे पहले आपका एन आता है. तो ये मत सोचना कि सारे आर्टिकल्स एकदम आसान आ जाएंगे और तो बच्चों की तरह करके आ जाओगे. ऐसा नहीं होगा, एक आधा तो आएगा टेढ़ा. सो राहुल इज ट्राइंग टू बिकम डैश आईएएस ऑफिसर. राहुल इज ट्राइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. Ducati is an expensive car. as E जो है हमारा वोवल है तो यहाँ पे भी आपका एन आ जाएगा. सचिन इज, नेक्स्ट क्या है हमारा? सचिन इज डैश of cricket. Sachin is the god of cricket. Always help the poor and the needy. I love to sail over the water. तो आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब हमें यहाँ पे लिंकिंग जो वर्ड्स हैं उन्हें यहाँ पे यूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ओके, सो वी हैव टेक एन अम्ब्रेला. टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स. Rahim won the race despite his lack of training. Tom is rich but Sam is poor. ये सारे हमारे क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ड्स होते हैं. Due to dash illness he left the examination. ओके, तो ड्यू टू सीवियर इलनेस, सॉरी यहाँ पे क्या आना था? ड्यू टू सीवियर इलनेस he left the examination. The place is dash good and safe. The place is both good and safe. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. एक सेकेंड, इसमें भी लिंकिंग वर्ड्स वाला क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं. तो लिंकिंग वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे. द डे डैश टुमारो इज मोनूज बर्थडे. द डे आफ्टर टुमारो इज मोनूज बर्थडे. आई विल गिव यू मनी डैश यू नीड इट. व्हेन आई विल गिव यू मनी व्हेन यू नीड इट. तो व्हेन यहाँ पे आपके कंडीशन दिखाता है. द रेडियो वोंट स्टॉप अनलेस यू टर्न इट ऑफ. मतलब कि इफ नॉट, अगर आपने उसको टर्न ऑफ नहीं किया तो. इट लुक्स डैश इट्स गोइंग टू रेन. इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन. द डैश ऑल हर फॉल्ट एवरीवन लाइक्स हर. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? डिस्पाइट ऑल हर फॉल्ट एवरीवन लाइक्स हर. हर कोई उसको पसंद करता है. फिर है आपके रिटोरिकल डिवाइसेस. रिटोरिकल डिवाइसेस आपको बताने हैं कि इसमें कौन कौन से यूज हो रखे हैं. जैसे कि मरमरिंग साउंड आती है, तो मरमरिंग आपका जो मैंने बताया था वो क्या हो जाएगा? ओनोमैटोपिया है ना, जिसके अंदर सेम जो साउंड होता है उसको यूज करते हैं. इट वॉज द बेस्ट टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम. तो याद आया जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हमें एक साथ देखने के लिए मिलते हैं तो वहां पे होता है हमारा एंटीथीसिस. दे टॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. टॉट लाइक है तो सिंपल सा है, आंख बंद करके भी पता चल जाएगा कि इसमें सिमिली है. देन व्हील्स, ओके, द हैज बाइक गॉट व्हील्स. तो यहाँ पे व्हील्स का मतलब क्या है? एक व्हीकल की बात हो रही है, नियर बाय चीज को वर्ड को यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द जो एक रियल वर्ड था. ठीक है, कार या बाइक की जगह पे व्हील्स बोल देना. तो यहाँ पे क्या है? सिंपल है, अभी पढ़ा था हमने सब कुछ. मेटोनमी है इसके अंदर. द मिनिस्टर ऑफ द क्राउन. सो हेयर इज ऑल्सो द आंसर इज मेटोनमी.
फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, जैसे कि मेटोनमी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ओके, आप किस तरीके से लेकर आओगे? एक्सप्लेन, गिव, डिफाइन द फॉलोइंग गिविंग। अच्छा, इसको डिफाइन भी करना है, तो आप डिफाइन कर देना कि मेटोनमी एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच अ थिंग इज रेफर्ड टू बाय समथिंग क्लोजली रिलेटेड। ओके, मेटोनमी में हम क्या देखते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, क्या वही वाला लिख देते हैं। द व्हाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट। ओके, ये हो गया आपका मेटोनमी का। देन वी हैव आयरनी, जब हम बोलते हैं कि किसी की बात में आयरनी है, लाइक अगर तूफान आ रहा है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेइंग व्हाट अ नाइस वेदर, सेइंग व्हाट अ नाइस वेदर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। जब तूफान आता है और ये कह देना कि कितना अच्छा वेदर है, तो दैट इज आयरनी, बिकॉज एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है, अपोजिट है। तो आयरनी में क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग नहीं होता, इज अपोजिट, एक्चुअल मीनिंग इज अपोजिट टू व्हाट इज सेड, जो कहा जा रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, व्हाट इज सेड और एक्सपेक्टेड, एक्चुअल मीनिंग उससे अलग होता है। देन वी हैव सिनेक्डॉक। सिनेक्डॉक का मतलब क्या होता है? ओके, सिनेक्डॉक का मतलब होता है जब आप पूरा होल दर्शाने के लिए उसका एक पार्ट यूज करते हो। जैसे मैंने कहा ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक मतलब क्या? हैंड यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? सेलर्स के लिए यूज हो रहा है। तो मैंने पूरा सेलर्स ना लिखकर उनके हैंड्स की बात की, उसका एक पार्ट बताया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सिनेक्डॉक हो जाएगा। फिर हमारे दो बचते हैं, एक है आपका सिंबल और दूसरा है आपका एलिजरी, या समटाइम्स वी आल्सो कॉल दिस एलिग्री। ओके, सो इसका मतलब होता है, सिंबल क्या है? सिंबल कोई भी ऑब्जेक्ट और वर्ड होता है जो आपको एक डीप मीनिंग बताता है, ठीक है, डीप मीनिंग बताता है। जैसे कोई डव है, डव यहाँ पे हमें पीस का साइन है। ओके, एलिग्री, एलिजरी में क्या होता है कि जो स्टोरी है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की तरह होते हैं। जैसे कि एनिमल फार्म लिख देना इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें भी आपका एलिजरी है, क्योंकि एक ये इस तरीके की कहानी है जहां पे जो कैरेक्टर्स और इवेंट्स हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है। पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जांपल देंगे। पर्सोनिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं वो नॉन ह्यूमन थिंग्स को दी जाती हैं। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। देन वी हैव मेटाफर, जहां पे लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता, और इसका हो जाएगा टाइम एज मनी। पैराडॉक्स में जैसे लेस इज मोर, वो चीजें जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं बट एक डीपर ट्रूथ दर्शाती है, तो वहां पे पैराडॉक्स हो जाएगा। एंटीथीसिस में हो जाएगा जो अपोजिट आइडियाज है उनको एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर के अंदर दिखाना। जैसे कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस। क्या? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। देन आयरनी तो आप समझ ही गए हो, लाइक सेइंग व्हाट अ प्लीजेंट डे ड्यूरिंग अ हैवी स्टॉर्म, तो वहां पे आपकी आयरनी है। सो आई होप कि आपको इतना जो भी मैंने करवाया है इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे जो भी लिंक्स गिवन है, आप उन सभी लिंक्स को फॉलो कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।